आज का विषय, जैसा कि पहले ही हम लोग निर्धारित कर चुके थे कि आज का विषय योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में योगी सरकार का ऐतिहासिक अवदान। ये शब्द एक जोड़ दिया गया विशेषण के रूप में, ऐतिहासिक अवदान। यह एक विशेष तथ्य की ओर इंगित करता है। न भूतो न भविष्यत, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन करने का सुकृत्य, स्तुत्य कार्य श्रद्धेय योगी जी ने किया है। तो उनके प्रति हमारा एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तो होता है कि उन तथ्यों को हम रेखांकित करें। लेकिन सबको पता है पहले से ही कि आज भारत ने अपना भारत रत्न खोया है। तो इस लोक पहल के माध्यम से भारत रत्न, भारत की स्वर साम्राज्ञी, बोली की कोकिला, संगीत का शिखर व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं रहा। तो पूरा लोक पहल परिवार श्रीमती लता मंगेशकर को, लता भाई को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और हम कार्यक्रम के अंत में अपना उनके प्रति मौन रखेंगे। लेकिन मैं आता हूं अपने आभासी मंच पर और आज के विषय की ओर बढ़ता हूं। सबसे प्रथम अपने जो प्रिय अनुज हैं डॉक्टर विवेक कुमार जी, हमारे अर्थशास्त्री भी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको बुलाऊं। इसके पूर्व मैं लोक पहल का एक संक्षिप्त आरेखन अपने मुख्य वक्ता को प्रस्तुत करता हूं कि लोक पहल संघ के स्वयंसेवकों, जिसमें एक हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, इसके अगुआ डॉक्टर वीके सिंह प्रयाग विश्वविद्यालय हैं, और प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी सर, आर्या सर, जौनपुर से पार्थिरकर सर जो प्रबंधन में प्रोफेसर हैं, और इस पूरे आभासी मंच को स्वरूप और आकार देने वाले शिल्पी और हम सबके अगुआ लोक पहल के नेतृत्वकर्ताओं में श्रेष्ठ पंक्ति में समाहित डॉक्टर आलोक चौहान सर, जो मेरठ के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। ये हमारा लोक पहल परिवार है। इसमें संघ के अनुभवी और जिनकी संघ आयु अधिक बहुत लंबी है, वो स्वयंसेवकों का एक पहल है, प्रयास है। और यह एक सामाजिक हस्तक्षेप है कि हम जन समस्याओं को सरकार तक ले जाते हैं और सरकार का ऐसा ऐतिहासिक कृत्य, ऐसा कार्य जो युगांतकारी है, जो लोक मंगलकारी है, जो लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो, उसको हम जनता के बीच लेके जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा के निर्वाचन के लिए प्रस्तुत है और उसकी अधिसूचना जारी हो गई है, और पूरे प्रदेश में का परिवेश और पर्यावरण लोकतंत्र के महापर्व के रूप में हम 100% मतदान की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धेय योगी जी के प्रति जो हम लोगों का अनुराग है, जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी आस्था है, वो अकारण नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। वो तर्क के सबसे प्रथम बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि उत्तर प्रदेश को एक फिलासफर किंग, एक दार्शनिक सन्यासी राजा, नेतृत्वकर्ता और प्रशासक के रूप में मिला है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही जिसका परिवार है, और उत्तर प्रदेश की इस पूरे जनता के सुख और दुख का, साथ ही उसका चिंतन, उसका मनन और उसको विकास की ओर लेके चलना ही प्रदेश के मुखिया का मुख्य ध्येय है। जिसके पास अपना परिवार नहीं है, लोक मंगल की ही आकांक्षा जिसके जीवन का ध्येय है, यह हमारे मुख्यमंत्रियों को अब तक के समस्त मुख्यमंत्रियों से पृथक करते हैं। यह ऐतिहासिक क्षण इसीलिए है कि हमारा मुख्यमंत्री वयस्कवादी नहीं, समष्टिवादी है।
तन पर गेरुआ वस्त्र और बहुत कम खर्चों की से दैनिक आयु चलने वाली है। और अभी अभी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आरटीआई के माध्यम से बचाया है कि उत्तर प्रदेश ने 23,000 करोड़ रुपए केवल एक्स्ट्रा बैगेंट अपनी अर्थव्यवस्था के 23,000 करोड़ रुपया बचाए हैं। आजादी के बाद भारत के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम और जन संप्रभुता के प्राप्ति के उपरांत यह ऐतिहासिक अवसर है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतना एक्स्ट्रा बैगेंट मंत्रियों के और नौकरशाहों के खर्च काटे हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा लक्षण है। हमारे अर्थशास्त्री वक्ता तेजस्वी हमारे बीच हैं। 23,000 करोड़ रुपए की बचत मितव्ययिता किसी भी अर्थव्यवस्था में न्यू प्राण का संचार करने वाली होती है। हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसे ही अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2 लाख से अधिक यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में मृत्यु हो जाती है, 3 लाख ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है, तब उत्तर प्रदेश में मौत का आंकड़ा मौत होती है, उससे सबका दुख होता है। लेकिन पूज्य योगी जी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर में इतना काम किया कि जो मौत का आंकड़ा था वो 23,000 का उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश की क्या औकात, भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष रूप से स्वास्थ्य की आधारभूत अधिरचना में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के मुकाबले कुछ नहीं है। तब उत्तर प्रदेश के इस यशस्वी मुख्यमंत्री ने इतना ऐतिहासिक उन्नयन का काम किया है। हमारी निर्यात की उत्तर प्रदेश पूरे भारत के राज्यों में निर्यात वाला तीसरा राज्य बन गया है, जबकि महामारी के कालखंड में अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। ऐसे कई काम है। रेवेन्यू कलेक्शन में ऐतिहासिक काम हुआ है। 10 लाख स्वयंसेवी महिलाएं हैं जो आर्थिक उन्नयन का कार्य कर रही हैं। 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर भारत सरकार का लक्ष्य है। तो पूज्य योगी जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है, अब तक का अभूतपूर्व रेवेन्यू कलेक्शन है, जो आर्थिक उन्नयन की ओर इशारा करता है। 40 लाख फर्जी कार्ड जो दिए जाते थे, उस कार्ड को हटा दिया गया है और 66 लाख नए कार्ड धारक बने हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनको निःशुल्क अन्न उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध करा रही है। समाजवादी सरकार, इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकार थी, उसमें कैडर को केवल पेंशन दी जाती थी। आज पेंशन वास्तव में पददलित, पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों तक जा रही है। भूख से मौतों का जो सिलसिला चलता था पिछली सरकारों में, अत्यधिक राशन कार्ड बना करके उससे लड़ने का प्रयास किया है और हर घर में अन्न पहुंच रहा है और भूख किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर काल के गाल की ओर नहीं गतिमान कर रही है। यह इस सरकार की महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियां हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया है। अगर 40,000 करोड़ से अधिक हमारी जो फिजूल खर्ची रुकी है, उसमें ही हमारे मुख्यमंत्री ने इन्हें अपने प्रबंधन के कौशल से, आर्थिक प्रबंधन और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से प्रबंधन हटा करके ऐसा सुशासन स्थापित किया कि हम किसानों के कर्ज को माफ कर रहे हैं। हमारी फिजूल खर्ची रुकी है, आवश्यक खर्च बढ़ा है, हेल्थ सेक्टर पर हमने अधिक ध्यान दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कहीं भी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता तभी आती है
जब देश की शासन व्यवस्था, विधि और व्यवस्था, जिसे हम लॉ ऑर्डर के नाम से जानते हैं, वह मेंटेन होती है। और उत्तर प्रदेश के उस यशस्वी मुख्यमंत्री ने संप्रदाय, जाति, प्रत्येक प्रकार के बंधनों से विमुक्त होकर के केवल जाना है। तो जो मुख्यमंत्री अपने पिता के अंत्येष्टि कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं होता है, उसके लिए आगरा, बिजनौर, बदायूं, फिरोजाबाद में जो मौत से लड़ रहे, जूझ रहे लोग थे, उन तक पहुंचना, मिथक को तोड़ना, दिन रात मेहनत करना, एक सन्यासी की साधना का ही सदप्रयास था कि उत्तर प्रदेश में मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ा, मृत्यु का तांडव नृत्य नहीं हुआ। यह एक सन्यासी मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के प्रति मोहब्बत, प्यार था और ईश्वर की उन पर कृपा थी। तो मैं अब बहुत ज्यादा न समय लेते हुए, मुझे मुख्य वक्ता को अपनी बात रखनी है। मैं ऋषिकेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने मुख्य वक्ता का जो औपचारिक परिचय लोक पहल कराता है, उसे प्रस्तुत करने की कृपा करें। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय से पहले दरअसल सर एक यहाँ पर समस्या है कि मेरे जो वीडियो है वो ऑन नहीं हो रहा है, शायद कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आप हाँ ऑडियो सर, से बोलिए। जी सर, जी सर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का बहुत बहुत आभार। सर ने मुझे परिचय के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि सर ने लोक पहल के संकल्पना के बारे में थोड़ी बहुत बात आप सभी को बता ही दी है, कुछ उसी में बात जोड़ते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि दरअसल लोक पहल एक जनता और सरकार के मध्य संवाद और सहभागिता को स्थापित करने का एक साझा मंच है, जो कि एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में भी लगातार उभर रहा है। इस मंच के माध्यम से हम न केवल जनता की समस्या एवं उसकी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, बल्कि विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से लगातार जनता को भी अवगत कराते रहते हैं। आज हमारी उपस्थिति प्रदेश के लगभग हर एक जिले में है और इस मंच के माध्यम से हम न केवल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, बल्कि प्रति सप्ताह एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर परिचर्चा माला का भी आयोजन करते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान का वक्तव्य जनमानस के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस मंच के द्वारा अब तक हम लोगों ने दलित उत्थान में वर्तमान सरकार का योगदान, राजनीति में जातिवाद एवं अपराधीकरण की समस्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से सांस्कृतिक उत्थान, क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति के उत्थान में वर्तमान सरकार का योगदान, रोजगार सृजन में खादी एवं ग्रामोद्योग की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति बनाम राष्ट्र जैसे कई महत्वपूर्ण और बहुआयामी मुद्दों को हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उठाया है। कार्यक्रम की इसी अगली कड़ी में आज हम जिस महत्वपूर्ण और अति प्रासंगिक विषय को चर्चा के लिए लेकर उपस्थित हैं, वह विषय है उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में योगी सरकार का ऐतिहासिक अवदान। आज इस विषय पर हमारे विषय के आधिकारिक विद्वान एवं ओजस्वी वक्ता डॉक्टर विवेक कुमार सर का पाथेय हमें प्राप्त होगा। जैसा कि कई सारी बातें सर ने, अखिलेश त्रिपाठी सर ने अपने संबोधन में बता ही दी हैं कि आर्थिक उन्नयन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां कितनी स्वर्णिम हैं, चाहे उसमें किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे उसमें बढ़ते हुए रोजगार के अवसर की बात हो, चाहे उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ सर्वसुलभ और सर्वोत्तम आधारभूत ढांचे की बात हो, या फिर जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये, अगर 2017 से अगर आज के समय को कंपेयर कर लिया जाए तो 2017 में जहां पर यूपी की इकोनॉमी पूरे देश के राज्यों में 5वें नंबर पर थी, जिस समय पूरे राज्य का बजट लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का हुआ करता था, एक बड़ी जनसंख्या के रखने के साथ साथ इस प्रदेश की गिनती एक बीमारू राज्य में हुआ करती थी। और बड़ा एक प्रसिद्ध कथन संपादकीय लेखों में देखा जाता था, कहा जाता था कि मैं भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। उत्तर प्रदेश की इस बीमारू छवि को अगर किसी ने बदला है तो जैसा कि अभी अखिलेश त्रिपाठी सर ने बताया है कि एक कर्मयोगी सन्यासी मुख्यमंत्री ने, जिसका अपना कोई स्वार्थ इस क्षेत्र में नहीं है, उन्होंने न केवल अपने सुशासन से इस प्रदेश की जीडीपी को पिछले 4 वर्षों में
सुधारते हुए लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का कर दिया है। बल्कि इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इस प्रदेश को उन्होंने दूसरे नंबर पर ले आए, कम से कम 12 स्थानों की साल के साथ। और इसके साथ साथ ही आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में इकोनॉमी के रूप में दूसरे नंबर वाला राज्य बन चुका है। जैसा कि अभी 5-6 दिन पहले बजट प्रस्तावित हुई और मतलब पारित हुई, तो एक बात मुझे जो याद आई कि एक कर्मयोगी संत ही इस चीज को ध्यान में रख सकता है या उस चीज को अप्लाई कर सकता है। जैसा कि बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि बरसत हर्षत लोग सब करतत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। तो आज प्रदेश की राजनीति में सूर्य की तरह चमकने वाले योगी जी के तमाम आर्थिक गतिविधियों को जिसके माध्यम से कि आज प्रदेश देश के इकोनॉमी में दूसरे नंबर का राज्य बना है, उसके ही विभिन्न पक्षों पर, आर्थिक उन्नयन के विभिन्न पक्षों पर बात करने के लिए आज हमने डॉक्टर विवेक सर को आमंत्रित किया है। डॉक्टर विवेक सर का अगर मैं परिचय दूं तो सर एक बाल स्वयंसेवक रहे हैं और सबसे जो मेरे लिए एक खुशी की बात है कि वो ये कि सर का संबंध भी मेरे ही गृह जनपद जौनपुर से है। सर संघ के विचारों के न केवल एक प्रखर वक्ता और पक्षधर रहे हैं, बल्कि एक प्राध्यापक के रूप में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। वर्तमान समय में कानपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के तेजस्वी एवं छात्रप्रिय अध्यापक हैं। सर के रुचि का क्षेत्र प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों की सूक्ष्म समीक्षा रही है। अतः एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में आपको सादर आमंत्रित करते हुए लोक पहल अपनी हर्षानुभूति प्रकट करता है। साथ ही ज्यादा समय न लेते हुए मैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में योगी सरकार के ऐतिहासिक अवदान विषय पर व्याख्या के लिए सर को विधिवत आमंत्रण के लिए मैं पुनः अखिलेश सर से अनुरोध करता हूं। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपने बहुत अच्छा परिचय प्रस्तुत किया। अब मैं कोई बाधा न बनते हुए अपने आज के वक्ता डॉक्टर विवेक जी को आमंत्रित करता हूं कि आमंत्रण के पहले कहूंगा कि इस सन्यासी मुख्यमंत्री पर कितने आक्षेप लगाए जाते हैं, लेकिन आज ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सारे प्रबंधन के विश्वविद्यालय इस बात का आकलन और संकलन कर रहे हैं कि प्रबंधन का कौशल, स्किल क्या हो, तो उसका ध्यान गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर। और भारत विश्व के 7 विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस पर काम कर रहे हैं। इसी से उत्तर प्रदेश के आर्थिक प्रबंधन की ओर चलते हैं। डॉक्टर विवेक कुमार सिंह के साथ मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और समादर के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक जी को। धन्यवाद भाई साहब। माँ भारती को नमन करते हुए इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रवादी चिंतक आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर इसकेश जी और हमारे जौनपुर विभाग के सामाजिक सद्भाव प्रमुख प्रोफेसर पार्थडिकर जी, पूजनीय गुरु प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर जी.सी. त्रिपाठी जी, सबको नमन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम एवं इस मंच पर अवसर प्रदान करने के लिए आभार। यह सदियों से सुप्ता अवस्था में पड़ी भारतीय अस्मिता के जागरण की सदी है। इस राष्ट्र की यज्ञ की बेदी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर दी है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उसे असली जामा पहनाकर जमीन पर उतारने में प्राणपण से अहर्निश लगे हैं। अनेक बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में अतुल्य गाथा लिखा है। इन प्रयासों के साकार होने से ही प्रदेश को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान हुई है। प्रदेश व्यापी पहल में जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया
और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे बदलाव भी आत्मनिर्भरता की भावना से ऊर्जा पाकर बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि का रूप ग्रहण कर लेंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास है। जहां तक राष्ट्र की बात है, अनाज की कमी से जूझ रहे देश के अनाज का निर्यातक बनने, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की स्थिति से उबरकर महामारी के दौर में औषधियों, टीकों और वैक्सीन का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और अनेक अन्य गौरवमयी उपलब्धियां जिनके लिए समय कम पड़ जाएगा प्राप्त करने में प्रेरणादायक गाथाएं अब तक उपलब्ध हो चुकी हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो एक ब्रह्मचारी जैसा माननीय त्रिपाठी जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी ने चर्चा की, तो ऐसे मानते एक ब्रह्मचारी जो अपने राज्य के लोगों को परिवार मानता है, जिनके लिए 14-15 घंटे पसीने बहाता है, जिसने अपने पुरुषार्थ से पूरे प्रदेश का नक्शा मात्र 5 साल में बदल कर रख दिया। इसमें भी 2 साल कोविड में निकल गए। तो अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा जो अब तक किए गए कार्य हैं उसका स्वयं ही प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लोक कल्याण के लिए अहर्निश समर्पित सरकार पर यह सुक्ति सर्वदा चरितार्थ होती है। काले खलु समारब्धा फलम भद्रांत नीतयः, अर्थात समय से प्रारंभ की गई नीतियां सफल होती हैं। अगर हम बात करें इनके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में योगी सरकार ने जिस तरह विकास की गति को आगे बढ़ाया, उसी का नतीजा है कि अगर हम तुलना के रूप में अगर देखा जाए तो यह विश्व के 5 विश्व में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद जो है 5वें स्थान पर पॉपुलेशन इतना बड़ा इसका पॉपुलेशन है, जिसमें जो है लगभग जो है 23.5 करोड़ पिछले साल इसकी जनगणना के आधार पर आबादी थी। तो स्वयं में ही अगर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्वयं में एक बहुत बड़ा देश है। अगर तुलना कर अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो जो 73 योजनाएं हैं देश भर में संचालित हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 1 से 5 के बीच में है। 45 योजनाओं में यह 1 नंबर पे है। कोरोना को नियंत्रित करने और मुफ्त वैक्सीन देने में यह प्रदेश में अग्रणी है। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों के लिए 2 साल तक मोदी सरकार ने मुफ्त राशन की व्यवस्था की। योगी जी ने उसमें खाद्य तेल, दाल, नमक भी जोड़ दिया है। एमएसपी पर खरीदे जाने वाली फसलों को बढ़ाकर 12 से 22 कर दी गई है। जो कृषि क्षेत्र पे अगर बात किया जाए, मैं विस्तृत इस पे चर्चा करूंगा, थोड़ा संक्षेप में सरसरी निगाह पे जब भी चर्चा कर रहा हूँ। स्वामीनाथन कमेटी की जो 215 संस्तुति थी, उसमें से 200 सिफारिशों को स्वीकार कर उस पे कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अगर हम तुलना करें तो अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2017 से पहले अगर करंट वाइज जो वर्तमान मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय होती थी 32,000 के लगभग थी। अब 2020-21 में इसका जो डाटा है जो उसमें जो प्रति व्यक्ति आय 74,440 हो चुकी है। बेरोजगारी 17.5% थी, अब वो बेरोजगारी 4.1 हो गई है। बेरोजगारी बहुत घटी है। अर्थव्यवस्था 10,90,000 करोड़ की थी, अब 21,73,000 करोड़ की हो गई है। ये 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हम बहुत तेजी से अग्रसर हो गए हैं। और ये इस प्रदेश की सरकार ने के नित रात दिन एक की कठिन मेहनत तपस्या के बल पर ये अब देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। मेडिकल कॉलेज पर अगर चर्चा की जाए तो मैं तुलनात्मक एक निगाह डालने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब 35 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में ऋषिकेश जी ने चर्चा की, जैसा कि 14वें स्थान पे हमारा प्रदेश रहा।
अब ये दूसरे स्थान पे हो गया है। अगर निर्यात के बारे में बात की जाए तो यह पहले 5वें स्थान पर हुआ करता था, अब ये तीसरे स्थान की तरफ अग्रसर हो गया। 38% अब इसका निर्यात में वृद्धि हुई है। अगर वो एक वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ODOP, ये प्रोग्राम में ऐसा जो ऐसी बहुत चर्चा है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। इसमें इस प्रोग्राम से जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उसके प्रति नेपाल, बांग्लादेश और साउथ एशिया जो राष्ट्र हैं उनका बहुत ज्यादा रुझान है। वो बहुत बहुत मात्रा में आयात कर रहे हैं हमारे प्रदेश से। इसके बाद अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे पहले, अब 21 एयरपोर्ट हैं। अब ऋणग्रस्तता की बात की जाए तो पहले हमारे प्रदेश के लोग 32.8% गरीब हुआ करते थे। अब 2019-20 में ये घट करके 29.6% है। अब इसकी 2021-22 में अनुमानित थी 28.1%। अगर विकास का रिकॉर्ड भी संकट की ऐसी घड़ी में कायम हुआ है जब पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझता रहा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का नियंत्रण समुचित प्रबंध करते हुए उन्होंने इस आपदा को भी अवसर में बदल दिया है। इसी का परिणाम है कि कोविड की चेन टूटती रही, रोजगार के साथ ही विकास की कड़ियां भी जुड़ती रहीं, आर्थिक गतिविधियों ने तेजी पकड़ी है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के नियोजन में और कुशल प्रबंधन का ही परिणाम है कि हमारा जो प्रदेश का अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पे आ गया है। अगर बीते 1 साल में योगी नित प्रदेश सरकार के सामने कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने की बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मजबूत स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करके कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित किए। योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रशंसा हुई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी सराहना की। महामारी के दौरान अन्य प्रदेशों से आए 40 लाख कामगारों, श्रमिकों को स्किल मैपिंग कराकर उनके गांव जवार में ही रोजगार देने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया गया। 15 दिन के अंतर्गत उनको राशन किट वितरण के साथ ही प्रति श्रमिक 1000 धनराशि उनको उपलब्ध कराई गई, उनके खाते में भेजा गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कोविड के दौरान बहुत सारा कार्य किया गया। देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक की स्थापना लखनऊ में की गई। टीकाकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। इन सब जो आर्थिक उन्नयन में इस सभी मामलों का बहुत योगदान रहता है, इस वजह से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। फिर अगर चिकित्सा विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का भी निर्माण शुरू हुआ। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.18 करोड़ परिवारों के लिए जो है, जिसमें 6.47 करोड़ लोग आच्छादित हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 42.19 लाख लोगों को बीमा कवर भी प्रदान किया गया। एक्सप्रेसवे वगैरह इसकी चर्चा अभी की जाएगी। फिर अगर उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं को एक मंच पर लाकर बेरोजगारों के लिए पूरी प्रक्रिया आसान कर दी गई है। निवेशकों को SGST राज्य सकल घरेलू उत्पाद से 200 से 300% तक छूट प्रदान की गई। नई इकाइयों को 1000 दिन तक श्रम कानूनों से छूट एवं रियायतें दी गई। इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत हेल्प डिस्क स्थापित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत लगभग 101 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए, जिसमें 1.50 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। ODOP के माध्यम से जो बहुत सफल प्रोग्राम राज्य सरकार का है, 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस योजना से ही प्रदेश के निर्यात में अब तक 38% की वृद्धि हुई है। सरकार ने SC/ST वर्ग के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की। कोरोना काल में ही
13 लाख सूक्ष्म कुटीर लघु उद्योग इकाइयों को 42,700 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। 4 वर्षों में 50 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण उपलब्ध करा करके एक 1.80 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। बीते 4 सालों में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। रोजगार के उद्देश्य से युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। स्टार्टअप इकाइयों में 5 लाख युवाओं और बड़ी इकाइयों में 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है। आईटी पार्क से भी 15,000 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसी तरह नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण होने से निवेश और रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी तरह अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बात करें तो उसमें भी देश में इसने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। किसानों की आय दुगनी की गई। उसमें उत्तर प्रदेश किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद कृषि कर्मण पुरस्कार से भी लोगों को सम्मानित किया गया। 45.44 लाख गन्ना किसानों को 1.26 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। और गन्ना और चीनी उत्पादन में यह प्रदेश देश में लगातार प्रथम स्थान पर आच्छादित है। गरीबों खासकर किसानों को जमीन के विवादों से मुक्ति दिलाने के लिए वरासत अभियान चलाया गया है, जिसमें इसके अलावा प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना घरौनी एक शुरुआत की। इस योजना में स्वामित्व अभिलेख पर महिला के नाम पर ही होगा। इसके अलावा 83 लाख से अधिक पेंशन धारकों वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन को पूरी पारदर्शिता से पेंशन उपलब्ध कराई गई। निराश्रित गोवंश रखने पर 900 रुपए प्रति माह का भुगतान किया गया। अगर हम ये देश की योजना में अगर प्रदेश का योगदान देखें तो अगर हर योजनावार अगर इसका क्रियान्वयन देखें तो उस पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 लाख से अधिक आवास निर्मित या स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 41 लाख किसानों को अब तक 27,286 करोड़ हस्तांतरित किया जा चुका है। जिसमें इस योजना में भी इसको सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 5 लाख किसानों का पंजीकरण करते हुए 21.64 लाख किसानों को 1909.72 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें, जिसमें इस योजना में शामिल होने की जो आयु होती है वो 18 से 40 वर्ष है, उसमें भी उत्तर प्रदेश में अब तक 2,51,254 लाभार्थियों को इसमें लाभ दिया जा चुका है। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1.18 करोड़ गरीब परिवार के लगभग 6 करोड़ 47 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 61 लाख शौचालय, जिसे इज्जत घर का नाम दिया गया है, निर्मित किए जा चुके हैं। लगभग सभी 75 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 38 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। जन औषधि केंद्र जो बाजार से मूल्य से कम दाम पर 500 से अधिक दवाओं की बिक्री की जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 1004 जन औषधि केंद्र स्थापित कर गुणवत्ता एवं सस्ती औषधि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, उसके अंतर्गत जिसमें छोटे व्यापार उद्यम के लिए 50,000,
से 10 लाख रुपए तक की पूंजी बैंकों द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। उसमें इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1,39,00,000 उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो किसानों को उपलब्ध कराई जाती है, इसके अंतर्गत किसानों को 4 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरगामी सोच वाली योजना है, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 2 लाख खाते खोले गए। इस योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अटल पेंशन योजना जो 18 से 40 वर्ष के इच्छुक अभ्यर्थियों को 20 वर्षों तक योगदान के अंशदान से 60 वर्ष की उम्र होने पर अंशदान के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। उसमें उत्तर प्रदेश ने 36,60,615 लोगों को लाभान्वित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानव धन में भी, जिसमें 60 वर्ष की आयु होने पर लघु व्यापारी को 3,000 मासिक पेंशन दिया जाता है, उसमें भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अमृत योजना जो उत्तर प्रदेश अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 60 शहरों में पेयजल, सीवरेज, नगरीय यातायात के लिए कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा देश में 22 नए एम्स, 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली एम्स की स्थापना तथा 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। नमामि गंगे परियोजना जो गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 16 परियोजना पूर्ण हो चुकी है और 28 परियोजना पर कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 शहर भारत सरकार द्वारा और 7 शहर राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो 330 रुपए के योगदान पर 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, उत्तर प्रदेश में 62,83,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर बात की जाए, जिसमें 18 से 70 वर्ष के लोगों को 12 वर्ष रुपए की वार्षिक अंशदान पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर होता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख लोग बीमित हो चुके हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में का भी उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिला सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में भी कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 218 फास्टैग कोर्ट स्थापित किए जा चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत 100% टीकाकरण किया जा चुका है। प्रकाश पथ जो एलईडी बल्बों का वितरण होता है, उसके अंतर्गत भी 2,60,80,668 एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है, जिससे 1,355 करोड़ की बचत हुई है। इससे भी हमारे आर्थिक उन्नयन में बहुत सहयोग हुआ है। ऊर्जा गंगा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2050 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन जगदीशपुर से हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है, वो वहां तक बिछाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के करीब 20 लाख परिवारों को पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 56,861 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। कौशल भारत योजना जो उत्तर प्रदेश में कौशल भारत योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख युवाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। 9,48,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है, वह सेवा आयोजित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानव धन में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत विभिन्न संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा का प्रावधान है, जिसमें अभी तक 6,14,000 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की अगर बात करें तो इस योजना के अंतर्गत भारत में बिजनेस के सभी क्षेत्रों में नए नए उद्यम को प्रोत्साहित करता है।
अब तक उत्तर प्रदेश में 3400 स्टार्टअप प्रोजेक्ट प्रारंभ हो चुके हैं। उड़ान योजना जो मेधावी छात्रों को स्कूलों से तकनीकी संस्थाओं एवं आसानी से पहुंचना, इन्हें गणित विज्ञान की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा देकर उनको सक्षम बनाना होता है, प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि इसमें अगर देश में हमारा उत्तर प्रदेश का विभिन्न कार्यक्रमों में कितना कि इनके इसका क्या स्थान है, तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि योजना में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गन्ना और चीनी उत्पादन में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान है। 1.26 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान कर देश में अग्रणी है। खाद्यान्न, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। तिलहन उत्पादन में भी इसका प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ का कृषि कर्मठ पुरस्कार भारत द्वारा प्रदान किया गया। किसानों को अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में प्रथम राज्य है। किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने हेतु मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। सौभाग्य योजना में 1 करोड़ 38 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कर देश में अग्रणी भूमिका अपना रहा है। उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 47 लाख पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सर्वाधिक कोरोना जांच और टीकाकरण के मामले में भी राज्य का प्रथम स्थान है। कोरोना काल में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला ये राज्य है। कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेशों में आने वाले कामगारों, असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालकों, कुलियों, फलेदारों को निःशुल्क खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता देने वाला अग्रणी राज्य है, जो अभी तक लगातार इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में अग्रणी है। सैनिटाइजर और मास्क उत्पादन में यह देश में अग्रणी है। एक जनपद एक उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश ने पहुंचाया है। औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपलब्धता और आवंटन में इसको शीर्ष स्थान हासिल है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने वाला यह प्रदेश है। पहले डेटा सेंटर की स्थापना नोएडा में की गई। मनरेगा में 101 करोड़ से अधिक रोजगार मानव दिवस सृजित किए गए। 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण कर प्रदेश में अग्रणी भूमिका अपना रहा है। प्रधानमंत्री जन धन खाते के अंतर्गत 7.02 करोड़ खाते खोले गए। कौशल विकास की नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला राज्य है। ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है, जिसके वजह से तमाम जो भ्रष्टाचार रुके हुए हैं। सुरक्षित, अगर हम प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों की बात करें, योजनाओं की बात करें, जिन योजनाओं से, अधिकतर योजनाओं से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था हो, चाहे किसी प्रकार का हर तरीके का जो है आर्थिक उन्नयन में योगदान रहता है, तो सुरक्षित समाज के लिए महिलाओं, बालिकाओं के छेड़छाड़ घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। तमाम माफिया और विरोधी कानूनों को लागू करके जो लगभग 1,500 करोड़ के आसपास संपत्ति जब्त करके उसको प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसको लाया गया। किसानों के अगर हित की बात करें तो किसान का हित सर्वोपरि माना गया है। ऐसा इस सरकार ने किया, क्योंकि पशुपालन और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 2 करोड़ 41 लाख किसानों के खाते में 27,286 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 करोड़ 5 लाख किसान बीमित हो चुके हैं, जिसमें 21,64,000 किसानों के खाते में
1910 करोड़ क्षतिपूर्ति हस्तांतरित किए जा चुके हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें दोगुना वृद्धि की जा चुकी है, जिसमें किसानों से 378 लाख मिलियन टन खाद्यान्न क्रय कर 66,000 करोड़ का अधिक से भुगतान किया गया है। 2021 में ही 66.83 लाख मिलियन टन धान की खरीद की गई, जो लक्ष्य से 1.5 गुना ज्यादा थी। विगत 4 वर्षों में 2387.64 लाख मिलियन टन कृषि का उत्पादन किया गया। लगभग 36,000 करोड़ से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण दिया गया है। लगभग 3,58,000 करोड़ फसल ऋण भी वितरित किया गया। गोरखपुर में वेटरनरी विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की 27 मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे कि और 220 नए मंडी स्थल का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें किसानों की जीविका कृषि पर ही निर्भर करती है। इस वजह से प्रदेश सरकार ने इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश किसान सम्मान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को 2 करोड़, जैसा कि मैंने बताया, कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया। पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला चीनी मिलों को पुनर्स्थापना सहित प्रदेश की 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक उन्नयन में बहुत योगदान होगा। हर खेत को पानी, हर घर में नल के दृष्टिगत रखते हुए 46 वर्षों से बाढ़ सागर परियोजना सहित सभी परियोजनाओं को की पुनर्स्थापना की गई है। 11 परियोजना उसमें पूर्ण की गई है। 15 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। आगामी वर्षों में 9 सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन में प्रदेश की 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पाइप पेयजल योजना लागू की गई है। बाढ़ सुरक्षा की 149 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 20,177 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से पर ड्रॉप मोर ड्रॉप एक माइक्रो इरिगेशन प्लान को लॉन्च किया गया। प्रदेश के सभी जनपदों में अटल भूजल योजना लागू की गई है। इंडो इजराइल वाटर प्रोजेक्ट बुंदेलखंड हेतु एमओयू हस्तांतरित की गई है। एक अपने जो देश के वर्तमान बजट में देश की सरकार ने जो लागू किया, उसमें ड्रोन सिस्टम को इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्च करने की योजना है, जैसा इजराइल बहुत पहले से करता रहा है। उससे हमारे यहाँ एक कीटनाशक दवाओं की छिड़काव और सिंचाई में बहुत योगदान होगा। अगर बेजोड़ कोविड प्रबंधन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसा की गई। 3 करोड़ से अधिक कोविड जांच कराने वाला पहला राज्य बना। कोरोना से मुक्ति की रिकवरी रेट 98% से अधिक हुई। राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार हुआ। प्रत्येक जनपद में ट्रू नेट जांच सुविधा, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, ऑक्सीजन की उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान योजना के नाम से भी जानी जाती है, तो 1 करोड़ 18 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख का चिकित्सा बीमा कवर। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 47 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। अब तक 1.15 करोड़ गोल्डन कार्ड बने हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 42.19 लाख पात्र आच्छादित हो गए हैं, जिसमें जो इस बार जो नया बजट बना उसमें 142 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक रविवार को सभी पीएससी हो चाहे सीएससी हो, केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाता है। आशाओं का मानदेय 600 से बढ़ा करके 1250 कर दिया गया। जो चिकित्सा क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु को अब 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। गोरखपुर रायबरेली में एम्स की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर में आयुष विद्यालय की स्थापना प्रक्रियाधीन है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का शिलान्यास हो चुका है। रोटो वायरस वैक्सीन और मेजिला रूबेला वैक्सीन
का टीकाकरण करते हुए लगभग 7 करोड़ 57 लाख बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। 57 लाख बच्चों का मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत सभी बच्चे लगभग प्रतिरक्षित हो चुके हैं। 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा चुकी है। अगर प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना की बात की जाए, उसमें 73,000 से अधिक माताएं लाभान्वित हैं। गरीबों के निःशुल्क इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष का गठन किया गया है। अगर उद्योग के बात करें, जिसमें बहुत तेजी से हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसका रोल अब कम हो रहा है। अब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके अंतर्गत अगर किसी भी प्रदेश का इकोनॉमी आर्थिक विकास तेजी लानी है तो वो रास्ता उद्योग से ही होकर जाता है। तो उद्योगों से की बात की जाए तो नई औद्योगिक नीति लागू की गई, जिसमें निवेश फ्रेंडली 21 नीतियां अपनाई गई हैं। एक निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसमें जो 227 सेवाएं शामिल हैं। लगभग 3 लाख करोड़ के निवेश की 371 परियोजनाएं कार्यान्वित हो गई हैं, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नए उद्यमों में विभिन्न लाइसेंस स्वीकृतियां 72 घंटे में प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 1000 दिवसों तक उद्यम को निरीक्षण से मुक्त कर दिया जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 5 लाख रोजगार सृजित होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर है। इसके वजह से भी ये दर्शाता है कि हमारा प्रदेश निवेश के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रेड के लिए बहुत निवेशकों के लिए बहुत प्रिय प्रदेश हो चुका है। एक जनपद एक उत्पाद का जो निर्यात में बहुत योगदान है। इस सेक्टर में 8,875 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया जा चुका है, जिसमें आशा है कि 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ओपी के अंतर्गत 11,296 उत्पाद अमेजन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उद्यम सारथी योजना के अंतर्गत जो स्वरोजगार हेतु उद्यम सारथी ऐप अपनाया गया है, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश से लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया गया, जो विगत वर्ष 25,000 करोड़ से अधिक है। नोएडा में फिल्म सिटी स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आइकिया ने 55,000 करोड़ का नोएडा में निवेश किया है। कोरोना काल खंड में 56,000 करोड़ से के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। नोएडा में 6,000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना पीरियड में ही नोएडा में सैमसंग मोबाइल यूनिट की भी स्थापना हुई है। कौशल विकास की बात की जाए तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग की स्थापना के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र की स्थापना के लिए 10 लाख का ऋण वितरित किया जाता है। अब अगर बेहतर कम्युनिटी और बेहतर काल की अगर बात की जाए तो उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो उसमें अगर हम बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना लागू की गई है, जिसमें प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पूरे देश से जोड़कर विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हुए लगभग 341 किलोमीटर लंबे और 6 लेन चौड़े पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसपे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग, टेक ऑफ और सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। अगर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए 92 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ से 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे के निर्माण से भी बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और समय की बचत होगी। आधारभूत संरचनाओं के विकास से प्रदेश का आर्थिक उन्नयन होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे
के निर्माण हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है। अगर 13,189 किलोमीटर नई सड़कों का इस 5 साल के कार्यकाल में निर्माण किया गया है। एयर कनेक्टिविटी में अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हेतु 500 रुपए का प्रावधान किया गया। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहित की गई। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए उड़ान के लिए तैयार हो चुका है। 2017 तक एयरपोर्ट केवल 4 एयरपोर्ट थे, जो अब लगभग 21 एयरपोर्ट संचालित होंगे। मेट्रो सेवा की अगर बात की जाए तो लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन हो चुका है। आगरा में निर्माण कार्य चल रहा है। मेरठ को भी इसको मेट्रो मिल चुका है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी में जल्द ही लाइट मेट्रो शुरू हो जाएगी। परिवहन सुविधाओं की अगर बात किया जाए तो लगभग वाराणसी से हल्दिया तक 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील है। निर्भया फंड योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से सभी बसों में पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगर महिलाओं के रोजगार के सिलसिले में अगर बात की जाए तो लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली है। 58,758 बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी की नियुक्ति अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में लगभग 36.16 लाख माताएं लाभान्वित हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लगभग 6,94,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1,52,000 से अधिक कन्याओं का विवाह अनुदान 35,000 से बढ़ाकर 51,000 किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 1,80 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं। नए बजट में महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की जाए, सामाजिक समरसता की बात की जाए, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर मंडल पर निःशुल्क कोचिंग की अभिनव पहल की जा रही है। प्रथम चरण में 52,000 से अधिक छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए हैं। द्वितीय चरण शीघ्र ही प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1,52,000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो 400 रुपया से बढ़ा करके 500 रुपया कर दिया गया, जिसमें 51,21,454 लोग लाभान्वित हुए हैं। अगर निराश्रित महिला पेंशन की बात की जाए, जिसमें 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, उसमें 28 लाख निराश्रित महिलाओं को अभी तक दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लगभग 1,80,00,000 बेटियां लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, जिसमें 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर और तरुण, उसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख ऋण का प्रावधान होता है। उसमें 1,39,00,000 उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। जनधन योजना में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिसमें अब तक 7,02,00,000 जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसके बाद जो कारीगर हैं उनके लिए जो बढ़ई, दर्जी, टोकरी, नाई, सुनार, कुम्हार, लोहार, इन जातियों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लॉन्च की गई है। इसके बाद जनपद में जो पिछली 2017 के पहले कुछ सीमित क्षेत्रों में जो बिजली की सप्लाई हुआ करती थी, अब इस सरकार ने जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की निर्बाध और सतत बिजली सप्लाई कर रही है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1.38 करोड़ घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है। उजाला योजना में 2,60,80,668 बिजली की बचत करने वाले एलईडी बल्बों का वितरण किया गया। बुंदेलखंड में अगर बात की जाए तो 4,000 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की गई। इस तरह नई सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। गांव की तस्वीर अगर देखा जाए
तो पलायन लगभग रुक सा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 14,33,000 आवास निर्मित हुए, जिसमें 16,835 आवासों का निर्माण अभी प्रगति पे है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 72,302 निःशुल्क आवास दिया जा चुका है, जिसमें 49,910 आवास निर्मित हो चुके हैं। 22,392 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पे है। अगर प्रदेश की 25 नदियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 75 जनपदों में लागू है। फिर डिजिटल की बात की जाए तो डिजिटल में लगभग 1 करोड़ लैपटॉप और टैबलेट वितरण की योजना गवर्नमेंट द्वारा की जा गई। उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ई गवर्नेंस का पुरस्कार भी दिया गया। पारदर्शी खाद्यान्न वितरण में जो इसमें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, चाहे आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को एक 56.19 लाख मिलियन टन खाद्यान्न, 2.69 लाख मिलियन टन चना का निःशुल्क वितरण किया गया है। ये समस्त राशन को दुकानों का डाटा डिजिटलीकरण करने से भ्रष्टाचार पे काफी कंट्रोल किया गया। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपया निर्धारित किया गया। अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों का नामांकन बहुत ज्यादा हुआ। 69,000 शिक्षकों की बेसिक शिक्षा में नियुक्ति की गई है। तमाम जो इसमें नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार को रोका गया है इन 5 साल के कार्यकाल में मंत्री योगी जी द्वारा। 771 कस्तूरबा विद्यालयों का निर्माण किया गया। 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क जूता, मोजा, स्वेटर, पाठ्य पुस्तकों का बैग वितरण किया गया। बहुत सारे कार्य ई पाठशाला के माध्यम से भी संचालित किए जा रहे हैं कोविड के दौरान। माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो अध्यापकों के 5,987 पद सृजित किए गए। 194 नए इंटर कॉलेज संचालित किए गए। 56,000 नए इंटर कॉलेजों की स्वीकृति की गई। शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों के निज ग्राम तक एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ का निर्माण किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो राजकीय ITI की संख्या 260 से बढ़ाकर 305 कर दी गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की ऋण की व्यवस्था की गई है। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा में वर्तमान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को काफी हद तक कंट्रोल किया गया, जिसमें इन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वकर्मा जी, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और तमाम जो रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, उस पे जो अधिकारी हैं उनके ईमानदार अधिकारियों को नियुक्ति की गई, अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। भ्रष्टाचार को रोक दिया गया और काफी बड़े स्तर पे रोजगार मिला हुआ है। बालिकाओं को अगर स्नातक स्तर पर बात की जाए तो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आजमगढ़, सहारनपुर और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। हर असंवित मंडल में 1 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना की जा रही है। 51 राज्य महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। 25 मॉडर्न राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार की व्यवस्था की गई है, जिसमें बहुत हजारों की संख्या में काफी बड़े स्तर पे उच्च शिक्षा में भी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत बना मिशन के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 17,02,987 आवासों के निर्माण की स्वीकृति हुई है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपया ऋण अवमुक्त दिया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। लाइट हाउसिंग में किफायती आवासों का निर्माण होता है लाइट हाउस योजना में, उसमें भी इसका बहुत अच्छा क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत
लगभग 62,818 सामुदायिक एवं 652 पिंक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो माताओं बहनों के लिए होता है। अगर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बात किया जाए तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। अमृत योजना में लगभग 60,000 शहर आच्छादित है। डिजिटलकरण की अगर बात की जाए तो राजस्व प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। ग्रामीणों को जमीन के अनावश्यक विवादों से मुक्ति दिलाने के लिए ऑनलाइन विरासत अभियान शुरू किया गया। घरौनी जैसे मैंने बता दिया। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। पिछले सरकारों में आए दिन गरीबों के जमीनों को कब्जा कर लिया जाता था माफियाओं के द्वारा। इस तरह के पोर्टल से एंटी भूमाफिया पोर्टल के में 29,01,516 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 29,231 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 30 दिन के अंदर निस्तारण किया जाता है। कुमारी कला के अंतर्गत कलाकारों को 9,106 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। अगर पर्यटन विकास और संस्कृति की बात करें तो इतिहास साक्ष्य किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, इन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों एवं विरासत के पल से जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। हमारे जो संघ के तृतीय सर संघचालक थे माननीय बाला साहब देवरस जी, जिनका नागपुर में केंद्र था, तो उनकी इच्छा एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन की हुई। जब उन्हें पता चल, लेकिन उनको बताया गया कि भगवान राम ताले में बंद हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सेवकों का कर्तव्य है कि भगवान राम को उस ताले से मुक्ति कराया जाए। तो तो अब जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान भारत के सपूतों के द्वारा भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हुआ है। अगर उसके संस्कृति की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक गौरव प्रयागराज कुंभ 2019 यूनेस्को की सराहना के बाद साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का पूजन हो चुका है और निर्माण कार्य जारी है। श्री राम मंदिर पर मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। अयोध्या में दीपोत्सव हो, चाहे मथुरा में कृष्णोत्सव हो, बरसाना में रंगोत्सव हो, चाहे वाराणसी में शिवरात्रि एवं देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में दीपोत्सव ने लगातार 2 वर्षों तक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी विकास किया जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारा जो है पर्यटन के माध्यम से इकोनॉमी को धन प्राप्त होगा। बौद्ध सर्किट में अगर बात करें तो बौद्ध सर्किट में श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर, रामायण सर्किट में चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ब्रिज क्षेत्र में भी विकास परिषद की स्थापना की जा रही है। महाभारत सर्किट के अंतर्गत महाभारत से जुड़े स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। शक्तिपीठ सर्किट तथा आध्यात्मिक सर्किट से जुड़े स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। जैन एवं सूफी सर्किट के तहत आगरा एवं फतेहपुर सिकरी में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो माना जाता है कि हमारे जो देश है वो आध्यात्मिक देश है। विश्व के लोग पर्यटन के जब आते हैं तो ऐसा उनको लगता है, महसूस होता है कि हम अध्यात्म के नगरी में जा रहे हैं, अध्यात्म के देश में जा रहे हैं। इस वजह से सरकार का ध्यान पर्यटन की तरफ, हमारे अध्यात्म की तरफ ज्यादा है। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में अगर पर्यटकों की बात की जाए तो लगभग जो ये उत्तर प्रदेश ट्रेवल मार्ट है, जो लखनऊ में इंडिया टूरिज्म मार्ट, आम महोत्सव, माघ मेला, प्रयागराज
गोरखपुर महोत्सव के आयोजन से पर्यटकों में 87% लगभग वृद्धि हुई। अब वाराणसी में क्रूज सेवा संचालन किया जा रहा है। तमाम संस्कृत के कैलाश मानसरोवर जो यात्री हैं उनको उनके अनुदान को 50,000 से 1 लाख रुपया बढ़ोतरी की गई है। गोवंश संरक्षण पे भी गवर्नमेंट का ध्यान है, जो 900 रुपया प्रति निराश्रित पशुओं को के पालन के लिए प्रति दिया जाता है। दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यूपी फिश फार्मर ऐप संचालित की गई है। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत 4202 गोपालकों को 79,915 गोवंश सुपुर्द किए गए। सभी जनपदों में 2-2 बृहद गोवंश संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इसके लिए 272 करोड़ स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली लागू की गई। ग्रेटर नोएडा में 100 हेक्टेयर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा है। इसमें चीन, ताइवान और कोरिया आदि कंपनियों के द्वारा निवेश किया गया है। मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, बरेली में 200 करोड़ रुपए के निवेश तथा 15,000 रोजगार की संभावना से युक्त IT पार्क की स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत 20,000 करोड़ से रुपए के निवेश की लक्ष्य की तुलना में 3 साल में लगभग 31 निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश किया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों में जन सेवा केंद्र, सर्विस केंद्र, ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत 4.50 ग्रामीण युवा उद्यमियों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक नीति 2020 में अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मेरा अगर खेल की बात की जाए तो खेल में भी प्रदेश सरकार ने बहुत सारे लोगों को पुरस्कार दिया। जैसे 21वें कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाले 18 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 68 लाख। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। चाहे खेल किट के लिए जो है 1,000 से 2,500 रुपये 1,000 से 2,500 की धनराशि बढ़ा दी गई है। अगर हम मुद्दे पे बात करें, कुछ अन्य मुद्दे पे, तो अगर लगभग मैंने विस्तृत चर्चा प्रधान जो देश की योजनाओं में प्रदेश का क्रियान्वयन किस तरह किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उससे लाभान्वित हो लोगों पे हमने प्रकाश डाला। अगर हम राष्ट्र विरोधी तत्वों की बात करें, अगर राष्ट्र विरोधी तत्व विश्व की भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा किए गए बड़ी मात्रा में फंडिंग के माध्यम से राष्ट्र की गरिमा, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को विभिन्न तथाकथित माध्यमों के द्वारा चोट पहुंचाने का कुकृत्य करते हैं, तो इसके लिए राष्ट्र की सत्ता को भारत माँ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर राजनीति का भी सहारा लेना पड़े तो हमें राजनीति के माध्यम से योगी जैसे महापुरुष को पुनः स्थापित करना ही होगा। समाज में पूजनीय गुरुजी डॉक्टर हेगडेवार जी ने भी कहा कि हम सभी हिंदू भाई हैं, सभी हिंदू भाई हैं। समाज में यह संदेश देने की जरूरत है कि धर्म युद्ध में अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का साथ न देकर धर्म के मार्ग पर चलने वालों का ही साथ देना चाहिए। अब अगर एक प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, सभी योद्धा पांडव और आमने सामने थे, तभी अचानक युधिष्ठिर कौरवों की तरफ बढ़ चले। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर समझा कि ये तो लग रहा है कि आत्मसमर्पण हेतु जा रहे हैं, तो कहा कि भैया वापस आ जाइए, आपके अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत है कि समस्त कौरवों को हम पराजित कर देंगे। परंतु जब युधिष्ठिर आगे बढ़कर कृपाचार्य अन्य गुरुओं को प्रणाम किए तो विजयी भव का आशीर्वाद मिला। अतः हम सभी को समाज में जाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भारत माँ के सपूतों को जो धर्म के सम्मार्ग पर अग्रसर हैं, इनके हाथों को मजबूत करना होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा, राम राज्य की स्थापना पूर्ण होगी। एक नेताजी थे, अगर आदरणीय त्रिपाठी जी की अभी तो समय है ना मेरे पास, त्रिपाठी जी? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी भाई साहब। भारत माँ को डायन कहने वाले, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे,
कहने वाले विदेशी ताकतों के फंडिंग के द्वारा विभिन्न माध्यमों से भारत माँ को बदनाम करने वालों के कुत्सित प्रयासों को विफल करना ही होगा। एक नेताजी, एक प्रसंग याद आता है, एक नेताजी थे, हम पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी के, एक नेताजी थे, वो हर बात में संघ और जो हमारे आनुषंगिक राजनीतिक पार्टी है उसको हर बात में जिम्मेदार ठहराते थे। कोई बात हो जाए तो वो तुरंत कहते संघ और ये पार्टी होगी। तो उनका जो सेवादार था उनके पास गया, एक दिन गया, कहा कि मालिक एक बात है, एक खबर है। तो उन्होंने कहा कि बोल दो कि संघ और ये पार्टी ही जिम्मेदार होगी। तो कहा कि नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। कहे नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। तो कहा नहीं, आप बोल दो कि संघ ही और ये पार्टी जिम्मेदार है उसके लिए। तो ये नहीं माने और वो कहता रहा। तो कहा मालिक आपका नाती पैदा हुआ है। तो ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि हर बात के लिए संघ और हमारे आनुषंगिक संगठन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ दिन पिछले हफ्ते मैं खुद एक रास्ते से गुजर रहा था, तो उस एक प्रत्याशी का पोस्टर लगा था। उसमें लिखा था, आपका सेवक आपका दास, मत रुपये आशीर्वाद, मिलने के बाद आपकी सेवा करूंगा। अब आप ये समझें कि मैं उस प्रत्याशी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसके केस बहुत ज्यादा, कई केस हैं कि क्या बताया जाए, 302 भी है कई उनके ऊपर। तो एक उसी पे एक प्रसंग याद आता है कि एक महिला थी, किसी जमाने में बहुत सभ्य थी, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, किसी तरह वो लिख लेती थी। इतना समझिए किसी तरह लिख लेती थी। उनके पति बाहर रहते थे, तो उन्हें एक पत्र लिखना था। तो उन्होंने एक अपने मोहल्ले के एक लड़के को बुलाया जो बहुत ही चंचल था, नटखट था, तो कुछ बदमाश भी था अपने स्वभाव से। तो उन्होंने उस संदर्भ में उससे कहा कि मुझे अपने पति को पत्र लिखना है, कैसे लिखूं, बताओ, तरीका बताओ। उस लड़के ने कहा कि हमारे यहाँ तो पति परमेश्वर होता है, आप अंतर्देशी काट में सबसे ऊपर प्राण प्रिय लिख दीजिए और अंत में आपके चरणों की दासी लिख देना, बाकी अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए लिख लेना। परंतु यही लिखते समय माता जी को भूल हो गई और लिखते समय उन्होंने सबसे ऊपर लिखा मेरे चरणों के दास, अंत में लिखा अपनी बातें लिखी, इस बार अंत में लिखा आपके प्राणों की प्यासी। तो मंतव्य यही है कि पोस्टर बैनर तमाम वर्तमान युग में लिखे जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ और मंतव्य कुछ अलग होता है। जब संपूर्ण राष्ट्र आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है, तो प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले राज्य और राष्ट्र निर्माण के लिए होने वाले यज्ञ में अपने अपने हिस्से की आहुति अपने अपने तरीके से यथाशक्ति डालते जाना है, बिना थके बिना रुके, फल और मंजिल की परवाह किए बगैर। हम सब उत्तर प्रदेश वासी अगर अपने अपने विचारों, अपने अपने हिस्से की आहुति लुढ़कते पुढ़कते डालते जाएंगे, तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते जाएंगे, तो देर सवेर हमारी इच्छित मंजिल मिलना तय है, और मिलेगी ही, क्यों नहीं मिलेगी। कोई एक व्यक्ति विचार के लिए मर सकता है, परंतु उसकी मृत्यु के बाद वह विचार हजारों जिंदगियों के रूप में अवतार लेगा। ऐसे अनमोल वचन, ऐसे अनमोल विचार प्रदेश के निर्माण के लिए जन चेतना जागृत करते रहेंगे और आदर्शों से भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी, ताकि वे बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करते रहें। भारत को उसकी खोई हुई गौर गरिमा को पुनर्स्थापित करने में हम सभी हिस्सेदार बने। बस चरैवती चरैवती अपना प्रयास करते रहें। वंदे मातरम। माननीय त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक जी। आपने अपने विषय को इतना व्यवस्थित ढंग से एक अर्थशास्त्री के रूप में तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों से रखा है, जो बहुत ही संप्रेषण की दृष्टि से मारक है, उसकी शक्ति बहुत तीक्ष्ण है। इसके लिए आपको लोकपाल परिवार धन्यवाद ज्ञापन करता है। और मैं अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को, जो मेरे अनन्य सहयोगी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर हर्षमणि जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर।
गर हो इरादा तो कोई रास्ता निकलता है, गर हो इरादा तो कोई रास्ता निकलता है, दैर की दहलीज पर, दैर मतलब मंदिर, दैर की दहलीज पर हवा से लड़कर भी चराग जलता है। पूज्य रज्जू भैया की जन्म शती के अवसर पर प्रारंभ की गई इस जनता और सरकार के गठजोड़ की एक अनोखी पहल, जिसे लोक पहल का नाम दिया गया है, लोक पहल के माध्यम से एक निश्चित समय अंतराल पर विभिन्न विषयों पर संबंधित विषय के विशेषज्ञ, आधिकारिक व्यक्तित्व व कार्यकर्ता के अनुभवों को निरंतर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और विचारों के इस मंथन, विचारों के पुंज से प्राप्त इस मंथन को आगे सरकार और लोक के बल के बीच में एक कड़ी के रूप में निरंतर जोड़ने का प्रयास करते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में योगी सरकार के ऐतिहासिक अवदान पर विस्तृत वक्तव्य सुनने का संयोग प्राप्त हुआ। जैसा कि विदित है कि उत्तर प्रदेश एक बड़े राज्य व लोक बल के लिहाज से एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की उपस्थिति संपूर्ण भारत वर्ष के लिए एक अभिन्न स्थान रखती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता के समक्ष दो चुनौतियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रथम आयाम के रूप में मात्रात्मक पहुंच, जिसकी विस्तृत व्याख्या हमने पूरे परिचर्चा में श्री विवेक सिंह के माध्यम से सुनी। दूसरे आयाम के रूप में है गुणात्मक पहुंच। इस लिहाज से अगर देखें उत्तर प्रदेश की जो ताजा स्थितियां हैं कि बिजली, सड़क और पानी की पहुंच से लोक बल के जीवन निर्वाह के तरीके में गुणात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। मसलन उत्तर प्रदेश में जब आप किसी विश्व स्तरीय हाईवे से जब आप गुजरते हैं तो न केवल आप समय बचाते हैं, बल्कि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करने के साथ ही साथ अपने गुणात्मक जीवन के अवसर भी पैदा करते हैं। एक कहावत है, वो याद आती है कि तुम्हारे साथ चलने से शहर का मिजाज बदल जाता है। तुम्हारे साथ चलने से शहर का मिजाज बदल जाता है और सड़कें भी तस्दीक हैं इस बात की, कि कहीं मुड़ने का नाम ही नहीं लेती। कुछ ऐसे ही हाथों में हम अपने प्रदेश को सुरक्षित रखते हैं। आगे की इसी तर्ज पर जब आपकी सरकार आपके उत्पाद का ही ब्रांड बन जाती है तो ओडीओपी जैसी योजनाएं भारत की उत्तर प्रदेश की आधार रेखा कही जाने वाली कृषि को विनिर्माण क्षेत्र की दहलीज पर देने के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं और इससे एक किसान के न केवल जीवन में मात्रात्मक बदलाव आता है, बल्कि एक गुणात्मक परिवर्तन जो उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आज हमने जिस विषय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आर्थिक अवदान पर परिचर्चा को सुना, हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने को और इसे सभी लोगों के लिए सर्वसुलभ बनाने के लिए और जनता और सरकार के बीच में एक मजबूत कड़ी के रूप में और विकसित करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को प्रेरित करता हूं और जिन लोगों ने हमें सुना उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं। इस प्लेटफॉर्म की यहाँ तक की यात्रा में जिन कार्यकर्ताओं के योगदान को किसी भी स्तर पर
कम नहीं आंका जा सकता। उसमें श्री विजय कुमार सिंह जी प्रयागराज, श्री GC त्रिपाठी जी प्रयागराज, श्री संतोष सिंह जी बनारस, श्री आलोक चौहान जी मेरठ, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी प्रयागराज, श्री भावेश जी प्रयागराज, श्री ऋषिकेश जी जौनपुर को बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार। आज अपने विचारों के पुंज से इस लोक पहल के आयाम को श्री विवेक सिंह जी कानपुर विश्वविद्यालय ने एक नए आयाम दिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी। डॉक्टर विवेक जी का मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। आपने तथ्यों से, आंकड़ों से, आर्थिक सिद्धांतों से, हिंदूवादी जीवन दर्शन के अर्थनीति से और उससे भी आगे बढ़कर भविष्य की संभावनाओं पर, भविष्य की प्रत्याशा पर जो सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया है और वो आंकड़े प्रस्तुत किए उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के, जिससे हम लोग लगभग 85% लोग अनभिज्ञ हैं। उन एक एक तथ्यों को अगर मैं गिनने लगूं, मैंने लिखा है तो वो 2 पेज भर गए हैं। तो कृषकों की योजना से लेके और ई चलान तक, सुल्तानपुर में एम्स, रायबरेली में एम्स तक, अटल बिहारी वाजपेयी आयुष विश्वविद्यालय से लेकर हेल्थ सेक्टर से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर के सड़क के विनिर्माण के क्षेत्र तक अनंत आयामों से आपने जो परिचित कराया है, उसके प्रति, उसके आपके वक्तव्य के प्रति, आपकी विनम्रता, सरलता और आपकी प्रस्तुति के प्रति यह लोक पहल परिवार हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता है। और जो आभासी माध्यम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के जो तकनीकी कर्ता हैं श्रीमान आयुष जी, उनके प्रति हम लोग जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें वो कम है। डॉक्टर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष सर, डॉक्टर VK सिंह सर, इन लोगों के महनीय योगदान से आज हम भी एक छोटा सा संदेश जनता के बीच लेके जाते हैं। हम लोग अपने सारे फेसबुक पर करते हैं, लोकपहल के फेसबुक, लोकपहल के यूट्यूब से लाखों लोगों के बीच हम लोग पहुंच रहे हैं। इसके लिए सभी हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सहायक समस्त शिक्षकों का धन्यवाद, अपने अग्रजों का धन्यवाद, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम।